दोस्तों नमस्कार। आजकल खासकर शहरों में, गाड़ियों में, मशीनों में, कल कारखानों में या लाउड स्पीकर आदि के चलते शोर शराबा बढ़ गया है और इसीलिए बात को सुनने समझने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो किसी बात को, किसी आवाज को सुनने में, समझने में अपनी श्रवण शक्ति यानी कान का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। जब श्रवण दोष से कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो ऐसा क्यों होता है हमें लगता है? इसका इलाज क्या है? क्या यह बहरापन है? चलिए इन सब बातों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं दे चुके डॉक्टर रामानुज बंसल जी से। आप ईएनटी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कम सुनना या हाँ फिर जी। ना सुनना या फिर कई बार हियरिंग लॉस हो जाना, इसके क्या लक्षण हैं? हम इसके बारे में किस प्रकार से पता करेंगे कि ये इसे कम सुनाई देता है? अगर हम एज वाइज लें तो जैसे बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, अगर बच्चा पैदा होने के समय रोता नहीं है, अगर रोता नहीं है तो इसका मतलब उस नवजात शिशु को सुनाई की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोने से ही उसके लंग्स से ऑक्सीजन ब्रेन में जा रही है और जो कान को सप्लाई होती है। तो एक तो छोटे बच्चों में तो ये, दूसरा ये है कि जब बच्चे को अगर हम ताली मारेंगे नवजात शिशु को, तो वो अपना कान सिर घुमाता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को सुनाई दे रहा है नहीं। यानी कि अगर आकर्षित होता है। आकर्षित, अगर आप जोर जोर से ताली बजा रहे हैं और या झुंझुना बजा रहे हैं और बच्चे का ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं, वो अपनी धुन में ही कहीं देख रहा है, इसका मतलब बच्चे को सुनाई की कमी हो सकती है। इसी तरह बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में कई बच्चे हैं जो कि आगे बैठना चाहते हैं, वो उनको पीछे से सुनाई नहीं देता। वो पहले छठी बेंच पे बैठ रहे थे, धीरे धीरे वो आगे आने लगते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ्रंट बेंच पे बैठे। इससे टीचर को शक हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे को सुनाई की कमी तो नहीं है। अगर सुनाई की कमी है तो बच्चा कम सुनेगा, तो नेचुरली जब टीचर के पास होगा तो उसको अच्छा सुनाई देगा। इसी तरह घर पे जब बच्चा होता है तो उसके माँ बाप अगर देखते हैं कि बच्चा जैसे टीवी देख रहा है तो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ कर देता है, या हमारी जो आवाज़ें आपस में हम बातें कर रहे हैं वो उसको सुनाई नहीं दे रही है, मतलब वो अपनी कहीं धुन में मस्त है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में सुनाई की कमी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जो अडल्ट होते हैं बिल्कुल। उनके बारे में हम कैसे पता करें कि उनके कान ठीक हैं या नहीं हैं? एडल्ट में ये है कि 55 साल के बाद में हमारी सुनने की जो नस है उसमें भी वृद्धावस्था का परिवर्तन होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम प्रेस बाइकोसिस कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो सुनने की नस है वो कमज़ोर होने लगती है, और इसका आमतौर पे ये एक तरह का परमानेंट हेयरिंग लॉस है, जिसमें कि हेयरिंग एड लगाई जाती है। आपने देखा वो काफ़ी वृद्ध लोग जो होते हैं वो हेयरिंग एड लगा के घूम रहे जी। होते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एज की वजह से हो रहा है। और इसके साथ में कई बार उनको सीटियों की आवाज़ भी आने लगती है कान में, इसको टिनिटस बोलते हैं। जब भी हमारे कान में सुनाई की कमी होगी तो आप ये सोच लीजिए कि साथ में सीटियाँ बजना ऑलमोस्ट 80% में होना ही होना है। जी तो जी। उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस सीटी बजने के और भी कारण हो सकते हैं जिनके लिए एमआरआई, सीटी स्कैन उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट आमतौर पे अगर कोई 70 साल का आदमी है जिसको सुनाई कम दे रहा है तो उसमें सीटी बज सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये CSOM जो होता है ये किस प्रकार का लक्षण है ये? सीएसएम एक्चुअली क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है। ये कान का बहना, यानी कान जब बहने लगता है, कान में छेद हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, सीएसएम। ये दो तरह का होता है। एक तो होता है सेफ टाइप का, जैसे कान के पर्दे में छेद हो गया, जी हाँ। वो सेफ टाइप का, क्योंकि उससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। दूसरा होता है अनसेफ टाइप का। अनसेफ टाइप में क्या होता है, पर्दे के ऊपर की जो कान की हड्डी है वो गलने लगती है। क्योंकि कान जो है हमारा बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो कि कान का रास्ता है जिसमें कि मैल जमता है, जी। उसके बाद मिडिल ईयर होता है जिसमें 3 छोटी हड्डियां हैं बॉडी की, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, वो पर्दे के पीछे होती हैं। और ये आवाज़ बाहर से आवाज़ आ रही है वो पर्दे से होती हुई इन हड्डियों के थ्रू अंदर इनर ईयर में जाती है, वहाँ से आवाज़ नसों के थ्रू ब्रेन तक जाती है। जी डॉक्टर साहब। अब आप ये समझिए कि जो कान की जो हमारी ये मिडिल ईयर है उसकी छत के ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है हमारा, जी। जिसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं। जी। तो आप समझिए कि अगर कान की हड्डी गल रही है तो वो एकदम ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो इसीलिए इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब इन सब के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों में, वृद्धावस्था में या फिर जो युवक युवतियों में? देखिए, कान बहने का सबसे बड़ा एक आम कारण तो ये है कि जो हमारे घर में, अगर मैं पहले सेफ टाइप का लेता हूँ, पर्दे में छेद हो गया। पर्दे में छेद का क्या, स्कूल में बच्चा जाता है उसको टीचर ने थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ मारने से कान के पर्दे में बच्चे के छेद हो सकता है। जी। इसी तरह कान में लोग तिल्लियाँ डालते रहते हैं, माचिस की तिल्ली डाल ली, कुछ भी डाल लिया साफ़ करने के लिए, मैल, खुजली होती है क्योंकि वैक्स जमा होगा तो खुजली होगी, जी। वो तिल्लियाँ डाल देते हैं। जो कान का हमारा छेद दिख रहा है जी उसके हाँ। 1 इंच अंदर पर्दा है।
अगर हमने 24 मिलीमीटर के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी तो आप समझिए पर्दे में छेद होना ही होना है। तो इसीलिए कान में कभी भी तिल्ली या कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए कान के मैल को साफ करने के लिए। एक और कारण होता है कि अगर आपके सपोज किसी शोर में जाते हैं जहाँ बहुत तेज आवाज़ है, जैसे दिवाली के ऊपर पटाखे बज रहे हैं या और कोई ऐसा मौका है जिसमें बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तो उससे भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है। और छेद होने से कान के पीछे की जो हड्डियां हैं वो भी अपनी जगह से हिल सकती हैं, जिसमें कि ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। तो डॉक्टर साहब आजकल देखा जाता है कि क्योंकि सबके पास मोबाइल है और सबके पास ईयर लीड और उसके बाद में ये हेडफोन वगैरह सब रहते हैं, हमेशा आप देखते होंगे कि लोग अपने कानों में ईयर लीड लगा करके तेज आवाज में सुनते रहते हैं या फिर हमेशा लगा ही रहता लगा है। ही रहता है। तो क्या इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कान में मैल बन रहा है, वैक्स जिसको बोलते हैं, उसकी अगर हम कान को बिल्कुल नहीं छेड़ें तो वो वैक्स अपने आप बाहर आ जाता है। मगर जब हम कान में ईयरबड से सफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैल निकाल लें, तो वो वैक्स को हम और अंदर पुश कर देते हैं। तो इसलिए अपने आप कभी भी कान में कोई तिल्ली डाल के वैक्स निकालने की कोशिश ना करें, नहीं तो वैक्स अंदर चला जाएगा। अच्छा, ईयर प्लग लगाने से क्या होता है कि जो वैक्स बाहर आना चाहिए वो रुक जाता है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, अंदर कान के मैल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उससे कई बार कान के जो एक्सटर्नल लेयर है उसकी वॉल में डैमेज भी हो सकता है। और इम्पैक्टेड वैक्स जब इकट्ठा होता रहेगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, उसकी वजह से आपके कान में दर्द भी हो सकता है और हियरिंग लॉस तो होना ही होना है आपके। जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो मेडिसिन वगैरह सब यूज़ करते हैं, कई बार कानों में मेडिसिन वगैरह सब डाल देते हैं, अपने तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो क्या उससे भी ये हियरिंग लॉस होने की या फिर खराब होने की चांसेस होते हैं? देखिए, कई ज़्यादातर लोग जो डालते हैं सेल्फ मेडिकेशन, उसमें वो सरसों का तेल डाल लेंगे गर्म करके, या प्याज या लहसुन, इनका जो अत्र होता है वो डाल लेते हैं। आप एक्चुअली जो कैनाल है उसमें आप इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी जो एलोपैथिक की टेक्स्ट बुक्स हैं उस इन तरह के चीज़ों का कोई मेंशन नहीं है कि इनसे क्या क्या डैमेज हो सकते हैं। बट हो सकता है कि कोई केमिकल इनमें हो जिसकी वजह से आपका पर्दे में भी डैमेज हो सकता है पर्दा फट जाए। तो हम इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप कान में तेल डालें या कोई भी किसी भी पदार्थ डालें। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं जो मैल को सॉफ्ट कर देती हैं, और आप वो सुबह शाम डालिए 5-6 दिन, तो वो मैल अपने आप सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि सोते वक्त या कभी किसी वक्त कुछ कीट पतंगे वगैरह से घुस जाते हैं, तो क्या उसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है? कीट पतंगा कान में घुस गया है, जैसे कान खुजूरा घुस जाए, तो कई बार वो पर्दे को डैमेज करके कान के मिडल ईयर में भी जा सकता है। जी हाँ। तो इस समय ये है कि अगर आपके कोई कीड़ा चला गया, वो नेचुरली बहुत दिक्कत करेगा कान में। अब आपके पास कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फिर कोई तेल ऑयल डाल सकते हैं कान के अंदर, जैसे सरसों का तेल हो गया, कोई भी जो अवेलेबल ऑयल हो, और उसको डाल के लेट जाइए थोड़ी देर। उससे क्या होगा कि जो जानवर अंदर घुसा है उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, तो वो डेड हो जाएगा। तो डेड होने से फिर आप कान को वापस टेढ़ा कर लीजिए, और वो हो सकता है जो ऑयल डाला है उसमें मिक्स होकर बाहर आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, ENT के। डॉक्टर साहब, क्या वर्टिगो यानी कभी कभी चक्कर आने की समस्या वगैरह भी होती है, तो क्या इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है, कान खराब हो सकते हैं? नहीं, वर्टाइगो की वजह से चक्कर नहीं आते, बट देयर कोई काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें हियरिंग लॉस भी होता है। जैसे मीनियस डिसीज एक बहुत कॉमन चीज़ है, या एकॉस्टिक न्यूरोमा है, या आपको कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से चक्कर आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी, मतलब उसमें तो फिर ENT स्पेशलिस्ट उसको चेकअप करेगा कि अगर हियरिंग लॉस भी हो रहा है और वर्टाइगो भी आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ENT डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जब तक कि कोई 70 साल का आदमी है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, प्रेस बाइकोसिस भी है, यानी हियरिंग लॉस भी उसका उम्र की वजह से कम हो गया है, तो उनको कई बार चक्कर आ जाते हैं इसकी वजह से। बट हियरिंग लॉस की वजह से आमतौर पर चक्कर नहीं आता, उसका कारण इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सब डॉक्टर साहब, इतने सारे लक्षण और कारण हो जाते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें जांच करनी चाहिए? डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के पास में सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, अनसेफ टाइप का CSM, यानी अगर आपके कान के पर्दे के ऊपर की जो हड्डी है वो गल रही है। आपको कैसे पता चलेगा मेरा पर्दे में छेद है या हड्डी गल रही है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपके कान से मवाद पीले रंग का आ रहा है और बहुत कम मात्रा में आता है, बदबूदार, तो इसका मतलब आपके कान की हड्डी गलने के चांस हैं। अगर आपके कान से सफ़ेद रंग का मवाद आता है जब भी जुकाम होता है या गला खराब होता है और कान बहने लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है आपके पर्दे में छेद है। आमतौर पर जिन लोगों को बार बार जुकाम होता रहता है, गला खराब होता है, उनके कान के पर्दे पे भी असर पड़ता है। अगर आपकी नाक बंद रहती है किसी भी वजह से, आपकी हड्डी टेढ़ी है नाक की, या साइनस की प्रॉब्लम है, या पॉलिप्स है, तो वो आपके कान पे भी असर डाल रही है,
क्योंकि वो जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है नाक के पीछे के हिस्से को कान से, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दे में छेद होने का भी डर रहता है और कान की हड्डी गलने का भी खतरा है उसमें। डॉक्टर साहब, इसमें किस प्रकार की जांच की जाती है? इसमें सुनवाई की अगर किसी को कमी है तो हम इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, मगर अगर कोई नवजात शिशु है, जैसे कोई 2 महीने का है या 6 महीने का है, तो उसमें हम फिर बैरा टेस्ट करते हैं, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसमें बच्चे को सुला के तो सिर पे इलेक्ट्रोड लगा के कंप्यूटर से टेस्टिंग की जाती है कि बच्चे को किस तरह का हेयरिंग लॉस है और कितना हेयरिंग लॉस है, सीवियरिटी, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। तो डॉक्टर साहब, इसमें सीटी स्कैन भी किया जाता है? सीटी स्कैन तो हम तब करते हैं अगर हमें लग रहा है कि कोई जैसे मीनियस डिसीज है या कोई हमें ट्यूमर लग रहा है ब्रेन में, सीपी एंगल का कोई ट्यूमर है, हमें लग रहा है हड्डी गल रही हैं, तो उसमें हम सीटी कराते हैं, HRCT टेम्पोरल बोन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कान की हड्डियाँ कितनी गल रही हैं। मतलब तो हाँ, उसमें यह है कि जब हम ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और मरीज को भी बता सकते हैं कि भाई हम आपका ऑपरेशन करना है, आपके कान की 2 हड्डी गली हुई है, ताकि मरीज को पता रहता है मेरे को क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, जब कारण लक्षण इस सब के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद हम इलाज पे आते हैं, तो इलाज किस प्रकार होने चाहिए? क्या सबका तो अलग अलग इलाज ही है? अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो उसके हम टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं, यानी पर्दे का जो छेद है उसको हम रिपेयर कर देते हैं एक नए पर्दे से। डॉक्टर साहब, एक नए पर्दे से जब रिपेयर कर देते हैं तो क्या उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो किस प्रकार होती है? वो जो हम पर्दा बनाते हैं वो मरीज के ही शरीर का हिस्सा होता है, ये नहीं कि किसी और मरीज का हिस्सा हमने डाल दिया, तो उस मरीज के हिस्से से ही हम एक ग्राफ्ट लेके उससे रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होती है क्या? नहीं, ये सब ऑपरेशन जो है माइक्रोस्कोप में होते हैं या एंडोस्कोप से होते हैं। इसी तरह अगर कान की हड्डी गल रही है तो उसमें मैस्टॉइड सर्जरी की जाती है, जो कि बेहोश करके की जाती है, और उसमें सारी गली हुई हड्डी को निकाल के, क्योंकि हमारा एम ये होता है कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। सबसे पहले पेशेंट की लाइफ सेव होनी चाहिए, उसके बाद उसका कान से मवाद आना रुकना चाहिए और उसकी हेयरिंग इंप्रूवमेंट करना, ये हमारे एम्स। सब ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज़ होता है? हाँ। क्या चीज़ होती है और इसमें किस प्रकार के काम होते हैं? कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हेयरिंग इंप्रूवमेंट के लिए बनाई गई है। आमतौर पे जिन लोगों को हेयरिंग लॉस है इतना ज़्यादा कि हेयरिंग एड से उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम एक ऑपरेशन के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बताया, नवजात शिशु होते हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हेयरिंग लॉस है, कंप्लीट हेयरिंग लॉस है, तो उसमें हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। इसमें एक इशू बस ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट जो होते हैं वो उनकी कॉस्ट फैक्टर है, ये सब कुछ लाख के होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा ही नॉर्मली हम करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लेके इन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। बट अगर सपोज कोई एडल्ट आदमी है जिसमें इसको किसी वजह से उसको हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो उसमें भी हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये ऑडियोमेट्री किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं? क्या होता है इसमें? ऑडियोमेट्री हेयरिंग लॉस असेसमेंट के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। इससे हमें एक तो डिग्री पता चल जाती है कितना हेयरिंग लॉस है, उसकी किस तरह का हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या नसों का हेयरिंग लॉस है, तो हमें सारा उसकी सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस पता चल जाता है। तो डॉक्टर साहब, दवाओं के इस्तेमाल में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? दवाएं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ होती हैं जो कि कान की हेयरिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोरोक्वीन होती है, ये जो मलेरिया में यूज़ की जाती हैं। इसी तरह कुछ डायरेटिक्स होते हैं, इसी तरह इंजेक्शन होते हैं जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कुछ जो कि बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, बट वो सब कान के लिए डैमेजिंग है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते अब क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको? मेरा संदेश यही रहेगा कि आपका कान एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से उपहार है आपको, उसको संभाल के रखिए। संभालने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो शोर से बचें, कान में कभी भी कोई तिल्ली विल्ली ना डालें। अगर आपका कान बह रहा है तो उसको लापरवाही ना बरतें, उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखा के पता करें कि मेरे को किस तरह का प्रॉब्लम है, कान में छेद है या कान की हड्डी गल रही है। अगर हड्डी गल रही है तो वो उसका फ़ौरन इलाज कराना ज़रूरी है। इसी तरह अगर किसी को कान में मवाद आने की शिकायत हो तो उसको कभी भी किसी नदी में या तालाब में नहाना नहीं चाहिए, और कान मैलियों से कान कभी साफ़ ना कराएं, क्योंकि वो कान मैलिए जो होते हैं कान साफ करने के चक्कर में पर्दा ही साफ कर देते हैं कई बार। इसी तरह दिवाली पे पटाखे, इस तरह की चीज़ें जो शोर करती हैं उनसे बच के रहें, यानी कि उनसे दूर रहें। और उनसे दूर रहें। जब कभी भी आपको कुछ परेशानी हो, कोई सुनने में दिक्कत हो, अच्छी तरह से सुनाई ना दे रहा हो या फिर कम सुनाई देता हो, लगता है कि आपको कुछ बहरापन सा महसूस हो रहा हो, तो आप इसकी नियमित जांच कराएं, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें और सावधानीपूर्वक दवाइयों का इस्तेमाल करें, नियमित जांच करते रहें, तो अपना कान यानी कि श्रवण की जो शक्ति, श्रवण शक्ति है, वो बिल्कुल सही रहेगा और सभी बातों को, सभी आवाज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियाँ दी कान के विषय में, बीमारियों के विषय में, इलाज के विषय में, लक्षण के विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।